अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, बिजली का बिल इस वक्त वबाले जान बना हुआ है और हर तरफ से एहतजाज हो रहे हैं, महंगाई नामंजूर के नारे बुलंद हो रहे हैं और इंतहाई अफसोस की बात है कि पंजाब में बिजली का बिल ज्यादा आने पर एक खातून ने खुदकुशी भी कर ली है। वो गुजरांवाला हो, मालाकंड हो, पेशावर हो, मानसहरा हो, हर जगह हड़ताल हो रही है, हर जगह बिलों को नजर आतिश किया जा रहा है। यानी कंप्लीटली ये बात सामने आ चुकी है कि लोग इस फैसले को मंजूर नहीं कर रहे हैं। जबकि बिजली चोरी अपनी जगह है और इसके अलावा अगर हम देखें तो मुफ्त बिजली जिनको दी जा रही है वो भी एक बहुत बड़ी अजियत बनकर बात सामने आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे, कल एक बड़ा फैसला सामने आने जा रहा है। क्या चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इसका फैसला महफूज हो गया है। देखते हैं कि कल इस पर क्या नतीजा सामने आता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में जो साइफर केस की समाअत है उस पर जज साहब ने यह कह दिया है कि अगर शाह महमूद के केस में कोई पेशरफ नहीं होती तो फिर मजीद रिमांड नहीं मिलने वाला। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज मैं करती हूँ, जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये केयर टेकर सेटअप आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि बिजली के बिल आप देखें कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये ख्वाबी बातें जो आपने की हैं कि रिलीफ दे पाएगा, किसी के अख्तियार में ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे गड्ढे खोद दिए हैं कि इसमें सिवाय गिरने के इस गरीब आवाम को उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये कहानी कोई आज की कहानी तो नहीं है। 1993 में जब आपने IPPs के साथ मुआहदे किए थे, मुआहदे ऐसे थे कि आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी है, चाहे आप उन कारखानों की पूरी बिजली लें या ना लें। और उसके बाद 2013 से 18 में भी यही हुआ। ये वो मुआहदे हैं जिसने पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खाया और इस गरीब आवाम का खून निचोड़ा है। और जो बात अभी बिजली की नहीं है, सिर्फ मेरे नज़दीक अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप देखिएगा आगे क्या दमादम मस्त कलंदर होना है, क्योंकि सिर्फ ये बिजली नहीं है, असल चीज़ है महंगाई और बेरोजगारी। जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद हो गई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, वो आने वाले वक्त में इससे भी बड़ी खतरनाक तरीके से पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे अगर आज हमने इनका तदारुक ना किया तो फिर आगे चीज़ें आपसे नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये आटा भी महंगा हो रहा है, चीनी भी महंगी हो रही है और उसके लोगों को तनख्वाहें कम पड़ती जा रही हैं, किराए महंगे हो जाएंगे, घरों के किराए नहीं दिए जाएंगे, बसों के किराए नहीं दिए जाएंगे, बच्चों की फीसें नहीं दी जाएंगी। ये वो तूफान है जो इकट्ठा हो रहा है और उसको हल करने का आपके पास सिर्फ 2 या 3 तरीके, बाकी सब कहानी है। पहला तरीका है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के और इस इंटरम सेटअप को जैसे तैसे करके आपको IPPs के साथ अपने मुआहदे रीनिगोशिएट करने पड़ेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए तो आप और फंस जाएंगे। दूसरा, किसी तरीके से खुदारा इस डॉलर को कंट्रोल करें, क्योंकि बिजली की पेमेंट आप नेपरा को डॉलर में कैलकुलेशन के जरिए करते हैं। अगर डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं होगा तो बिजली आने वाले वक्त में और महंगी होती जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो चोर और डाका इस मुल्क के साथ और बिजली के साथ 40% के करीब बलोचिस्तान में, पेशावर में, कराची में बिजली चोरी की जा रही है, हमें उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, इसका हल निकालना पड़ेगा। पिछले दिनों मैंने इंटरम हुकूमत का बड़ी अच्छी एक तजवीज़ थी कि जी हम सूबों को या जितने डिस्कोज हैं उनके हवाले करने जा रहे हैं और जो इनकी पेमेंट्स हुआ करेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट इनको पेमेंट करती है, उसमें काट लिए जाएंगे। ऐसी कोई तजवीज़ लाई जाए या कोई और रास्ता निकाला जाए। अगर हम ये कहें कि हमने जिनको फ्री बिजली दे रहे हैं वो ख़त्म कर देंगे, इससे कोई मसला नहीं होना। अच्छा। और उससे भी बढ़ के इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान को अब ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर इस तरीके से चला तो ये चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। वरना अगर आज हमने जो गड्ढे खोदे हुए हैं, इस गड्ढे खोदने का नतीजा क्या निकलना है? ये रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। ये सिर्फ अभी पानी का एक कतरा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं फिर तबाही की सिमत में चली जाती हैं। ये आबादी कोई 8, 10, 12 करोड़ की नहीं है, ये 24-26 करोड़ लोग हैं
हाँ। जब इनको तनख्वाहें कम पड़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इन्होंने क्या करना है? अपने घर तो को कम भी पड़ी जब है। देखो ना मुनीसे, जब आप अपना घर नहीं चला पाएंगे, एक गरीब मजदूर जिसकी 40-50 हजार जिसकी इनकम है, वो कहां जाएगा? उसको तो 35,000 वो तो बिल आ फिर रहे हैं। किसी के गले पे ही आएगा ना। तो इस सिलसिले में एक और मैं बात शेयर करता जाऊं। 2012 में मैं वाशिंगटन में था, तो उधर मेरे अंडर एक उधर मैं एम्बेसी को विजिट किया, तो मेरी एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब से गुफ्तगू हुई, तो वो मुझे बता रहे थे कि उधर उन्होंने 2 दिन पहले एक वर्कशॉप अटेंड की है जहां थिंक टैंक्स वगैरह थे, और उधर डिस्कशन क्या हो रही थी? क्या थी डिस्कशन ये थी कि 2022 के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग एक दूसरे डकैतियाँ बढ़ जाएंगी, लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ेंगे, और जो लोग खाते पीते हैं उनके गिरबानों तक आएंगे। सो बुनियादी तौर पे हम अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने आज तदारुक ना सही कह रहे हैं किया आप। तो ये मामला बढ़ जाएगा। देखिए, इसमें जो ज्यादा अलार्मिंग बात है वो ये है कि इसको कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके देखो, अगर ये इंटरम सेटअप नहीं कर सकता, मेरी देखो बात मनीष सुने, नहीं, तो ये घर जाए अपना। मेरी बात सुने, मैं यही तो कह रही हूँ कि इस वक्त अवाम जो है वो उनमें इश्तियाल पाया जा रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो नवीद चौधरी साहब आप बताएं। जमात इस्लामी ये बात लेकर सामने आई है कि हफ्ते को हम मुल्क गिर हड़ताल करेंगे, तो फिर अगर हड़ताल ही करनी है तो फिर हम हल की तरफ कैसे जाएंगे अगर सभी लोग बाहर आगे एहतजाज करेंगे? तो नहीं, एहतजाज तो करना चाहिए। देखें, ये जो गैर इंसानी फेल हो रहा है आम आदमी के साथ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ, वो पुरअमन रहना चाहिए। ज़ाहिर है हम अपने अमला को नुकसान पहुँचाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? पीपल्स पार्टी के दौर में जब बिजली का बहरान पैदा हुआ तो बहुत सारे ग्रिड स्टेशनों पर भी हमले हुए और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के दफातर पर भी हमले हुए। उसी वक्त आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब जो कैंप लगा के बैठ गए थे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, फिर वो वहाँ से बाहर निकल आए थे। उन्होंने कहा ये तशद्दुद का रंग आ रहा है, तो हम इसको अब मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकते और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2-3 बातें सिर्फ मैं अर्ज़ करता चलूँ। वो मायदे बेनज़ीर साहिबा के हों, शहीद के, IPPs के 90s के, या बाद में जो चीनी कंपनियों से हमारे एग्रीमेंट है वो हों। होता ये है कि जब बाहर से एक आदमी यहाँ कारोबार करने आता है, ये कंपनी आती है, वो कहती है कि कितना सामान खरीदोगे, वो पहले तय करता है और उसके हिसाब से उसने अरेंजमेंट करना होता है, रेट्स फिर आपने तय करने होते हैं। ये होता है। आप देखते हैं कि आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, सनतकारी, वो कितनी होगी, खपत कितनी होगी, प्लाजे नए कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ हम लाहौर में बैठे हुए हैं, इचरे में जहाँ 10 दुकानें थी, वहाँ अब एक प्लाजा बन चुका है। प्लाजा बनने के बाद उसका बेसमेंट भी है, ऊपर भी है, और उसके बाद उससे ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है। वहाँ कितने AC लगे होंगे? तो ये प्लानिंग होती है एक्चुअली। एक तो ये मामला आ गया। अब असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है कानून पर अमल दरामद ना होना। ये है हमारा सबसे बड़ा अलमिया, वाहिद अलमिया। अभी जनवरी से मई तक के जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं डिपार्टमेंट के अंदर से, 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो चुकी है। मैं पुरानी बातों पे नहीं जा रहा, इस साल पे आ जाए आप। जनवरी से मई तक 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो चुकी है। तो ये किसने रोकनी है? हमने रोकनी है। और ये हर तरफ है, हर शुबे के अंदर यही हाल है। इसका हल कैसे निकालेंगे आप? इसका हल निकालने का सिर्फ एक तरीका है, बाकी सब हवाई बातें हैं। ये बातें बार बार हम डिस्कस भी करते हैं। कभी हम कहते हैं जी मिलिट्री को बुला लें वापडा के मामला सुधारने के लिए, फलां कर लें। नहीं जी नहीं, सिंपल सी बात है। इसी मुआशरे के अंदर PTCL जो है वो इतना अहम महकमा था कि एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए नाक की लकीरें निकल जाती थी, जूतियाँ घिस जाती थी, अरकान असेंबली का कोटा होता था, और जिसके घर में फ़ोन लगता था वो कहते थे कि भी बहुत बड़ी बात होगी, ये कोई बहुत ही अहम आदमी है इलाके का। फिर हम निजकारी की तरफ गए, टेक्नोलॉजी भी आई। उसके बाद क्या हुआ? कंपटीशन आ गया। मोबाइल की कॉल कितने की थी? जब हमने फ्री मार्केट इकानमी को यहाँ अडॉप्ट किया तो अब कॉल कितने की है? हम तो व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, सारा कुछ हो रहा है ना, सारा कुछ सब हो रहा है। तो आपने ये अगर डरना है कि जी वो वापडा के मुलाजमीन मुजाहरे करेंगे, भाई बात ये है कि आप मुल्क पर बोझ बन गए हो, आप अपने इदारे पर बोझ हो। PIA वाले आज कह रहे हैं, कल की तारीख में जो बयान आया, आज छपा उनका, जो खबर आई, सॉरी, वो कह रहे हैं 23 अरब रुपये हमें चाहिए। यानी कि आप अंदाज़ा करें, यहाँ बुकिंग नहीं मिलती, और वो कह रहे हैं कि 23 अरब रुपये की सब्सिडी हमें दें। ज़रा अंदाज़ा करें, अगर ये कॉरपोरेशन ये काम करेंगी तो फिर हमने जाना किधर है? हमें निजकारी की तरफ जाना है। हाँ, हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम ये है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऊपर बना दे, क्योंकि सार्फिन के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये तो लाजमी तरजीह है ना। और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब आप कंपनी से नेगोशिएट करते हैं
तो आप उन्हें कह देते हैं कि हमारे सार्फिन का आपने इस अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ करना है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी कराती हैं, दुनिया भर में कराती हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। दुबई में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था, कुछ अरसे के बाद मैं वहाँ गया तो मुझे एक चीज़ चाहिए थी। मैंने उन्हें कहा जी वो फ़लाँ जो एक कटलरी कोई चीज़ थी, मैंने कहा वो एक ला दें मुझे फलाना। उसने कहा जी ये तो अब नहीं है हमारे पास। मैंने कहा वो तो थी, मैं लेके गया था बहुत। उसने कहा नहीं, वो बल्दिया ने पाबंदी लगा दी है उस पर ना। अच्छा। कोई उसका रिजल्ट ऐसा आया था, कहीं कोई इस्तेमाल हुआ है तो कोई ठीक नहीं आया, तो उस बल्दिया ने पाबंदी लगा दी। अब वहाँ ये सूरत हाल है कानून पर अमल दरामद की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, बल्दिया साहब जो अमल दरामद करने वाले हैं, मुआहदे करने वाले हैं, वो तो कमीशन खाते हैं, वो कमीशन खाते हैं 100%। तो अगर आप निजकारी की तरफ नहीं गए और उन लोग, अच्छा आप निजकारी की तरफ जाएंगे तो ना अमले को चोरी करने देंगे, ना वो बाहर किसी को चोरी करने देंगे। फिर वो फ्री यूनिट भी देखेंगे कि कंपनी किस हद तक मुनाफे में है। मिसाल के तौर पर अगर लेस्को का मुनाफा 10 रुपये है असला माहाना या सालाना, तो वो कहेगा कि चलो जी हम 1 रुपये का बेनिफिट अपने मुलाजमीन को दे देंगे। फिर होगा, फिर ये नहीं होगा कि इतने दिन यूनिट फ्री हैं जो मर्जी करते जाओ, वो भी दे सकते हैं, लेकिन जाना आपको निजकारी की तरफ पड़ेगा। मुझे तो इसके सिवा कोई नज़र नहीं आता। बाकी तो ये है कि कौम शोर मचाएगी, हंगामा होगा, 1-2 ग्रिड स्टेशन चलेंगे, ये किस्तें कर देंगे, फिर हम लाइनों में लग जाएंगे, हम बिल जमा कराएंगे, ऑनलाइन बिल जमा कराएंगे, फिर हम वापस चले जाएंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पीजे सर, आपको क्या लग रहा है? 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, 34 करोड़ तक के यूनिट्स हैं वो मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन को, सदबाब कैसे होगा? ये आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये रिस्पॉन्सिबल है। देखो ना अब आपने बात की है 55,000 कंप्लेंट्स हैं, 20,000 FIRs हैं, और उसके बाद आपने पकड़े कितने? 528 लोग। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, कांटा लग रहा है, कराची में लग रहा है, लाहौर में लग रहा है, हर जगह लग रहा है कांटा, और ये बिजली आपकी चोरी हो रही है। कच्ची आबादी जहाँ भी चले जाएं वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है और वो सब बिजली चोरी कर रहे हैं। अब हम जो फंसे हुए हैं IMF के लोन्स के अंदर, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको टारगेट्स दिए हैं कि आपने ये रिकवरी करनी है, तो वो तो आपको इन्फ्लेटेड बिल्स देंगे, क्योंकि उनका टारगेट है। उन्होंने जो जिस फोरकास्टिंग पे आपने लोन्स लिए हैं और इसकी कैलकुलेशन की है, तो उसके लिहाज से तो आपने उनको पैसे वापस करने हैं। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज कि हमारे डिपार्टमेंट्स इतने प्लासिड क्यों हैं, इतने डोसाइल क्यों हैं? इसलिए क्योंकि सारों के खांचे लगे हुए, ये पैसे कमाते हैं इसके अंदर से, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इस माफिया को आप कैसे तोड़ोगे? इस माफिया को एक ही तरीके से तोड़ोगे जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है। आप विजिलेंस ऑफिसर्स SDOs के ऊपर लगाएं, आप विजिलेंस ऑफिसर्स लगाएंगे, वो इनको मॉनिटर करेंगे, तब आपकी कुछ ना कुछ बचत होगी। लेकिन आपका ये जो चोरी है, ये चोरी नहीं रुकेगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हो गए इसके अंदर। आप जो मर्जी कर लें, हर हुकूमत यही कहती है भाई क्या हो, पिछली हुकूमत ने कहा, उससे पिछले ने कहा। जनरल मुशर्रफ के दौर में मुझे याद पड़ता है ये विजिलेंस ऑफिसर लगे थे, लेकिन उसके असर को फर्क नहीं पड़ा। नहीं जी, फर्क पड़ा था, आपकी पिलफरिज कम हुई है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि कोई इन्फोर्स करने वाला तो हो ना। असल बात है इन्फोर्समेंट कोई नहीं है। अब हमें पता है कि आपका इंपोर्टेड जो फर्नेस ऑयल के लिए कोल आ रहा है 51,000 to 61,000 हो गया पर मीट्रिक टन, बिल्कुल एक्सपेंस है। वो कहते हैं जी 400 यूनिट से जो ऊपर जाएगा उस वो अफेक्टेड है, अराउंड अबाउट 65-66% है। सही। तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 40% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान? हमने इनको भी देखना है। देखें, हम हर चीज़ हुकूमत पर डालते हैं, बिल्कुल डालना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमें भी तो एक ईमानदार सिटीजन बनना है ना। तो अगर मैं चोर हूँ और मैं हुकूमत को ही ब्लेम करता रहूँ, और ख़ुद अभी ये चौधरी साहब बात कर रहे थे, एक घर डिफेंस के अंदर 18 एयर कंडीशनर्स का पकड़ा गया, मैं नाम नहीं लेता हूँ, 18 एयर कंडीशनर्स, और उसका बिल देखो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट टू नथिंग। तो अगर आप देखो ना, इस वक्त 36,000 की पाकिस्तान में कैपेसिटी चल रही है, yes. और इस्तेमाल 22,000 की हो रही है, और हम पेमेंट 36,000 की कर रहे हैं। यही तो बात ये तो इशू है। देखिए, ये तनकीद होती रहेगी, लेकिन तनकीद बराए तामीर हो तो उसमें हमने देखने के पाकिस्तान और हमारे शहरों को और हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है। अब आगे चलना है, आप जाएं, चाइना के एक प्रोविंस है येंटाई, येंटाई से आप लैंड करेंगे तो नीचे आपको ग्लिटर नज़र आएगा, तो आप पूछेंगे ये क्या है? ये सब सोलर पैनल है। आपने जाना है सोलर पे, आपने बड़ा इनकरेज किया गवर्नमेंट्स ने, हाँ जी सोलर लेके आओ, और उसके बाद उसकी ड्यूटियाँ पढ़ा दी आपने, और भाई इसको फ्री लाने दो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए, याद रखें, हमारे पास पाकिस्तान में जो जितने भी दरिया आ रहे हैं, ये रेन फेड
एंड ग्लेशियल फ्लड रिवर्स है। डैम्स हम बनाते नहीं हैं, उस पर तनकीद कर देते हैं। आज आपके पास कालाबाग डैम बना होता, पानी का भी लेवल आपका होता, फसलों की प्रॉब्लम ना होती, बिजली भी बन रही होती। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। नहीं जी, बहुत बड़ी सस्ती बिजली बनी। सर, सस्ती हमें तो- बिजली हमें तो बनी। वो भी याद है जो शरीफ ने कहा था कि बाजार बंद कर दिए जाएंगे 8 बजे, वो वक्त भी Implement ही याद है, नहीं लेकिन होता। ऐसा भी यही कुछ नहीं तो हुआ। चीज़- ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता देखिए था ये शायद। नहीं हो सकता, बिकॉज यही तो प्रॉब्लम है। हम अगर अच्छा कोई जबरदस्ती करता है करे, देखो जी ज्यादा घमंड कर रही सही। है। द क्वेश्चन इज हमने कहीं ना कहीं तो लॉ को अपहोल्ड करना है ना। हम लॉ को अपहोल्ड नहीं करते हैं और बार बार हुकूमतों पे तनकीद करते हैं कि देखो ये हुकूमत क्या कर रही है। जैसे लेकिन हमें यही देखना है कि अब ये जो निगरान सेटअप है ये किस तरह से रिलीफ फराहम करता है, क्योंकि सिविल नाफरमानी से बचने के लिए इकदाम तो वक्त की जरूरत नहीं, होती एक है। सेकंड मुनीस, इन्होंने जो बात की है हक सबका है, प्रोटेस्ट करें, लेकिन आपने कानून के दायरे में करना है। हाँ जी, एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन जो तरीकाकार है उसके तहत करें। कोई सरकारी इमारत को नुकसान ना पहुंचाएं। अपनी आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना ज़रूरी है ताकि उसके नताइज अच्छे सामने आए। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि कल क्या फैसला होने जा रहा है। क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं? साथ रहिए। वेलकम बैक। तोशाखाना केस के हवाले से बात कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है, सुनाया जाएगा। क्या देख रहे हैं पीजे सर, क्या रिलीफ मिल सकेगा? देखें, फैसला तो अपनी जगह पे, ना मैं जज हूँ, ना चौधरी साहब, ना जावेद, ना आप। ये जब आएगा फैसला तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जो अभी हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, बिजली की चोरी का हम चोर पकड़ते नहीं हैं, स्मगलर्स को हम पकड़ते नहीं हैं, डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं, उनको हम पकड़ते नहीं हैं। एक बंदा आपके हाथ में आ गया है, उसका सीजन लगा हुआ है। पहले आपने नवाज शरीफ का सीजन लगाया था, जरदारी का सीजन लगाया था, बेनज़ीर का लगाया था, आज इमरान का सीजन लगा हुआ है। द क्वेश्चन इज, तोशा खाना में हमने, मेरी पर्सनल राय है कि आपने इसका मजाक बना दिया। सब ने, पूरी दुनिया में तोशे लेते हैं, ठीक है, रेगुलरिटी होती है, अगर कहीं इरेगुलरिटी हुई है उसको रेक्टिफाई कर दो। तुमने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है कि एक बंदे ने कहीं घड़ी दे दी है, और यार पता नहीं क्या क्या लोगों ने यहाँ क्या गाड़ियां शाड़ियां, खुदा जाने क्या नहीं दिया। सादिक और अमीन का दावेदार तो था ना, देखें तो पाकिस्तान, फिर सदाकत दे दिखा देते। एक्सक्यूज मी, या कौन है सादिक और सर, कोई अमीन? दावा तो नहीं था हर करवाना। पॉलिटिशियन तो आपका टेंटेड और पेंटेड है पाकिस्तान अपने के नाम के अंदर। साथ सादिक और अमीन तो नहीं थे लगाते ना। देखें सिर्फ क्या जाम लगाते थे? करप्ट? देखें कुछ नहीं लगा रहे थे, देखें लेकिन जो सिर्फ लगा रहा था वो बयान तो करता। या दो ही सादिक और अमीन, जाम सादिक अली और अमीन फहीम, बाकी छोड़े आप। द क्वेश्चन इज, हमने हर बंदे को टेंटेड पेंटेड कर दिया। आपने नवाज शरीफ को क्या कहा है? ओ चोर है जी, करप्शन है। उसको किस पे निकाला? अकामा पे। तो बदनाम किया कि नहीं उस आदमी को? आपने जरदारी को नहीं किया? 11 साल आपने उसका चोर, डकैत, मर्डरर, किडनैपर, मनी लॉन्डर, हर चीज देके उसके बाद यू मेक हिम द प्रेसिडेंट। तो हम बदनाम करने में बड़े मशहूर हैं, हम हर एक को बदनाम कर देते हैं, जिस तरह आज कर रहे हैं। हक हक है, गलत गलत है, सिंपल एज दैट। द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि जो कोर्ट का फैसला आया, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें ये नहीं कहना कि भाई वो उसकी फेवर की, इसकी की, ये हुआ वो हुआ। हमने उसको आगे चल रहा है। हमने कोर्ट्स को इतना गंदा कर दिया पाकिस्तान में कि आप पे तबसरे कर रहे हैं अमेरिकन सेनेट के अंदर कि हमारी जुडिशरी पे बात आ रही है। क्यों? कभी हमारी आर्मी पे ये लोग बात करते हैं, कभी जुडिशरी पे करते हैं, कभी किसी पे करते हैं। आज वो देखो वो क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस ना हुए तो हम ये करेंगे। अमेरिकन एम्बेसडर इलेक्शन कमीशन को मिल रहा है, इनका क्या काम है भाई इलेक्शन कमीशन से मिलने का? द क्वेश्चन इज, हमारी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस बड़े ख़राब हैं। और ये इसको हमने अपने जो है ना वो जो डायरेक्शन है, इसको सही करना है। अगर हम नहीं सही करेंगे हम खुद बदनाम है। और चले, हम तो हो गए ना। ये जो नई जनरेशन आ रही है पाकिस्तान में, जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, फ्यूचर मिनिस्टर्स आ रहे हैं, गवर्नर्स आ रहे हैं, एंड पीपल लाइक दैट, हम इन पे क्या है लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? हम इनको क्या कह रहे हैं कि वी वर द मोस्ट करप्ट, वी वर बैड पीपल एंड यू विल कम एंड सेव पाकिस्तान? नो, आई थिंक हमें एक लेसन देना है। सर, आप उनकी बात कर रहे हैं जो बिलावल साहब ने खड़े होकर की थी कि हमारे लिए जाने से पहले उस तरह के हालात ना पैदा किए जाएं, हमारे लिए असबाब बेहतर हो जाएं आगे के लिए। देखो बिलावल आपका एक मैं कहूँगा कि एक नया ब्लड है, नया एंट्रेंट है पॉलिटिक्स के अंदर। ही इज अ यंग ब्लड एंड लेट मी टेल यू, इनके ऊपर कोई टैग शैग नहीं लगा हुआ। ये भी मैं आपको बता दूं कि बाकियों के पे तो आपने सारों का टैग लगा दिए हैं ना।
ही इज टैग फ्री, ही इज बैगेज फ्री, सो गिव हिम टाइम. नाउ द क्वेश्चन इज कि इन द मीन टाइम हम जो अपने पॉलिटिकल सर्कल्स में क्या कर रहे हैं, जावेद ने एक हिंट की थी, मैं आई एलैबोरेट दैट. हम सारे यहाँ लगे हुए हैं, इलेक्शन कब होगा, ये क्या होगा, फलाना क्या होगा. और महंगाई पे तो कोई पॉलिटिशियन बात कर ही नहीं रहा है, इकोनॉमी पे कोई बात कर ही नहीं रहा है. वो मिफ्ता कहीं बोल देते हैं या कोई और आपके बोल देते हैं. हम सब लगे हुए हैं कि मेरी पोजीशन किस तरह ठीक हो जाए, मैं कैसे इलेक्ट हूँ. मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पास 71 में से 14 सीटें आई हैं ना इस पार्टी के पास. हाँ जी. ये आपका एक इंडिकेटर है, ये टेस्ट है. किसी को सप्रेस नहीं कर सकते पाकिस्तान में, कोई भी हो. You cannot suppress it because that is law. That is law of nature. So what we need to do is, इस सारे जो मसला आपने सवाल किया है, ये एक ही मसला है, and I'll put it very bluntly. And he has to sit down and talk. Otherwise, ये अगर इनका ये एटीट्यूड रहा, हमें पाकिस्तान में ये मुसीबतें ही आएंगी. ठीक है. हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान को चलाना है और एक अच्छे तरीके से चलाना है. अब एक ही तरीका है, आई थिंक जो मैंने कहा है कि इनको बैठना है, और I think he has to reassess his work. He has to revisit his, let's say, follies, mistakes, and all that, and move forward. नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है, रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, कानूनी हवाले से तो पोजीशन चेयरमैन पीटीआई की बहुत बेहतर है. जब 3 साल से सज़ा कम हो, जैसे कि खोसा साहब ने अदालत में बताया 1.5 साल होगी, 6 माह नाइट है ना, 6 माह की नहीं, वो 2.5 साल की. अब उसमें उन्होंने बताया कि 6 माह जो 14 अगस्त पर प्रेसिडेंशियल मिली थी पार्डन, उसमें मिल गए. NRO2 नहीं, वो सारे पाकिस्तान को. अब वो उसमें उसका नहीं है. दरखास्त एडमिट हो जाती है, और एडमिट होने के बाद ये प्रैक्टिस यही है कि 3 साल तक, बल्कि इससे ज़्यादा भी 5 साल तक भी ये मिसाल मौजूद है. जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं, अपेक्स कोर्ट में, तो वो बेल मिल जाती है. अब मामला ये है कि आज जो दलाइल दिए हैं अमजद परवेज साहब ने, बड़े वो उस हवाले से वजनी थे. वह फैसला तो कल अदालत करेगी. हम ना असरअंदाज होना चाहते हैं, ना हो सकते हैं. क्या होगा क्या नहीं होगा. केस बहुत संगीन है. ये है मिस डिक्लेरेशन का केस. इस केस से कई केस और जुड़े हुए हैं, इसको हम हवा में ले जाते हैं. ये वो केस है जिसके मुतल्लिक एक साफ़ी जो कतई तौर पर नामालूम अफराद का बंदा नहीं है, सारी दुनिया जानती है, उसने अपना सब कुछ दाव पे लगाया. उसको नौकरी से निकलवा दिया गया. उसको कहीं से भनक मिली, उसने उसको परसू किया. करते करते कोई अच्छा साफ़ी है, लेकिन उनका ऐसा भी नामी ग्रामी नहीं, वो उसके पीछे लगा रहा, करता रहा, फलाना. जब ये केस फाइल हो गया तो आप अंदाज़ा लगाएं इसकी संगीनी का कि चेयरमैन पीटीआई ने वहाँ अदालत में जाने से हर मुमकिन गुरेज किया. आज भी जो बहस हो रही है ना अदालत में, वो टेक्निकलिटीज़ पर हो रही है. वो तो राय नहीं रहे मिस डिक्लेरेशन पर. रसीद कैसे बनी, पैसे बाहर गोगी साहबा कैसे गई, पैसे वहाँ से कैसे आए, ये सारी चीज़ें भी आगे जाके इसमें मज़ीद आनी ये. और उन्होंने जब बहुत एक जामे डॉक्यूमेंट है इस हवाले से, ख्वाजा अरस साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए. लोग उनको, बाज़ लोग सीरियस नहीं लेते कि जी मजाक करा देते हैं, सोशल मीडिया में मजाक उड़ता है. वकील बहरहाल वो कॉम्पिटेंट है. उनके दलाइल सुनकर जज जफ़र इकबाल साहब ने कहा, जो पहले केस सुन रहे थे, उनका दलाइल आपने बड़े अच्छे दिए हैं. फिर उन्होंने कुछ सफ़ात का मुझे एग्जैक्ट तादाद याद नहीं है, लेकिन ज़हाराल को 30 से ज़्यादा है, उन्होंने एक उस पर जजमेंट लिखी, अपनी ओपिनियन दी. जजमेंट नहीं कहते, ओपिनियन उसमें दी. और उसमें उन्होंने बताया कि ये केस 100% काबिल समाअत है और सीरियस केस है. ये भी आ चुका. और उसको हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंट जजों ने सराहा कि जो फैसला उन्होंने लिखा है, खुद मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा बहुत जामे डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कर दिया. जवेद इकबाल और जफ़र इकबाल साहब, जिनकी अदालत पर फिर हमला भी हुआ था, आपको याद होगा, गए और पथराव किया. अब भाई 42 समाते हैं, 3 पर आप आते हैं और 1 पर आके आप पथराव करते हैं, फाइल भी ले जाते हैं. फिर आप ये समझें कि आप बच के निकल जाएंगे. ये केस अगर रिमांड भी होगा, मेरे ज़ाती राय के अंदर सजा फिर हो जाएगी. सही. इसमें बचाव की सूरत नहीं है. ठीक है. और जो आपने बात किया कि बाहर आ सकेंगे, बात सिंपल सी है. अभी साइफर केस है, साइफर का कोड बन चुका है. शाह महमूद साहब वहाँ जा रहे हैं, स्पेशल कोर्ट है, सिर्फ आखिरी बात, उसमें लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग नहीं होनी. आजम खान उसमें गवाह बन चुके हैं, अप्रूवर. उन्होंने 2-3 चीज़ें अपनी और देनी है, उसके बाद ये केस इन पर चलेगा. चंद समातों के अंदर वहाँ भी. सर, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि इसके अंदर मजीद कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही, तो जावेद साहब आपको क्या लगता है, अगर पेशरफ्त नहीं होती तो फिर मजीद रिमांड नहीं दिया जाएगा, ये केस को क्या रुख इख्तियार करेगा, आपको क्या लगता है? रुख वही इख्तियार करेगा जो रुख का तयन करते हैं. यह है पाकिस्तान की तारीख का सियासी डायलमा. अगर 1985, इससे पुरानी हिस्ट्री में मत जाएं, से ऑनवर्ड अगर पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को देखें कि जब आप हुकूमत में हैं तो आप बिल्कुल सादिक अमीन हैं, पाक साफ़ हैं, नेक हैं, ईमानदार हैं,
जो मर्जी करें, लेकिन जो अपोजिशन में वो करप्ट भी है, बेईमान भी है, उस पर केसेस भी बनेंगे। 85 से लेकर आज 2023 तक चाहे बेनज़ीर भुट्टो है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे आसिफ जरदारी है, कोई भी है, ये सब जेलों के चक्कर लगा चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, अप्रूवर इसाकडार टाइप बन चुके हैं, सब बन चुके हैं। लेकिन एंड क्या होता है? एंड ये होता है कि जब इनकी ज़रूरत होती है ये जहाज़ों में बैठकर भी आ जाते हैं, नैब के केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, अदालतें सारा कुछ मूव करके, पाक साफ करके, सफ़ेद लट्ठे वाले कपड़े पहना के, वेस्ट कोट पहना के इनसे हलफ उठा लिया जाता है। यह है पाकिस्तान की तारीख। क्या तोशा खाना, अखलाकी बात तो हो सकती है, कानूनी इसमें क्या बात है कि कंप्लेंट आपने टाइम पे नहीं की और आप बात कर रहे एक घड़ी, वो पूरा पाकिस्तान लूटा हुआ है, उनका कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तोशा खाना को पहली घड़ी है, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को तोहफे मिलते हैं, कभी किसी ने उनका हिसाब लिया? सिर्फ आपको, चूंकि आज हमें मतलूब पीटीआई और उसके लीडर्स हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी है, शाह महमूद सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, उसके सारा कुछ माफ हो जाएगा। ठीक, यह है पाकिस्तान की तारीख। और जो आप पहली बात कर रही है ना, पाकिस्तान के मसले क्यों हल हों कि तो पाकिस्तान बात को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं सिर्फ असल पाकिस्तान का इशू ये है, तो तोशा खाना भी यही जन्म है क्या? खान को रिलीफ मिल भी गया तो उनके खिलाफ और भी केसेस हैं। साइफर केस में अलग गिरफ्तारी है, उम्मीद की किरण फिलहाल तो कोई नजर नहीं आती। ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद वापस आकर बात करेंगे कि इंतखाबात हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, इन पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं, जिसके तहत आज़ाद उम्मीदवार 40 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 नशस्तें हासिल की हैं। इसके अलावा इलेक्शंस में ताख़ीर का मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसलिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। आप क्या देख रहे हैं नवीद चौधरी साहब, इंतखाबात के लिए पहुँच गई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल, एक दरख्वास्त तो उमर यूसुफ साहब ने इस हवाले से फ़ाइल कर दी है और ये भी इतलात हैं कि वजारत कानून की राय आने के बाद प्रेसिडेंट अलवी जो है वो एक रेफरेंस भी भेजेंगे। लेकिन देखना ये है कि अगर उस पर कोई फ़ैसला आ भी जाता है तो उस पर अमल दरामद कैसे होगा, क्योंकि अब वो हमें जुमेरात वाला दिन फादर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आज ही इमरान खान साहब के केस का फ़ैसला करें, फिर कल करें, वो करते करते पीर भी गुजर गया। अब आगे वो क्या करेंगे उसको भी देख लेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं समझता हूँ, हमें इस चीज़ के वाज़ेह आसार नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। अच्छा, सियासी पार्टियां अपना अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, 90 दिन 90 दिन 90 दिन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक बयान आ गया। जो चीज़ें मतलब तय करनी थी कि किस हवाले से आगे जाना है, कैसे नहीं जाना, वो भी अब क्लियर हो गई हैं। KPK के जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं, वो कि ये लोकल इलेक्शन होते हैं, उससे भी ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि जहाँ धांधली की शिकायत सामने नहीं आई, कोई RTS सिस्टम नहीं बैठा, वहाँ 71 सीटों में से 13 हैं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, 13 PTI की हैं, 6 JUI की, 5 जमात इस्लामी की और पीपल्स पार्टी की शायद 2, इस तरह करके इसमें 40 आज़ाद जीते हैं। तो इससे आपको ये भी नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान की सियासत है वो किस तरफ और किस जानब होने जा रही है। ये इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ पोशीदा है कि अब वोटर भी जो है ना, वोटर भी ये देख लेता है, सादा सी बात है, वो देखता है कि यार उन्होंने आना कि नहीं आना। आपको ये याद होना चाहिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात को आप एक मॉडल के तौर पर देखा करें कि PTI मौजूद थी, उसके चेयरमैन मौजूद थे, अदालतें उनके साथ थी, आज भी साथ हैं, एस्टैब्लिशमेंट का भी एक हिस्सा उनके साथ था, बहुत सारा मीडिया बहुत ज़्यादा उनके साथ था, सारा कुछ था। कराची में जब इलेक्शन होते हैं बल्दियाती, तो उसमें क्या हुआ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुकाबला हुआ और मेन पार्टी जो असल स्टेक होल्डर है वो मैदान में थी नहीं, MQM थी नहीं, ये भी बता देना, MQM थी नहीं, तो उसके बावजूद वो मैदान से आउट हो गई। तो ये चीज़ होती है कि ये वोटर जो है ना वो बड़ा सियाना होता है। ये जो सर्वे कराते हैं ना 97% 98% वो आ जाएगा, ये सारी हवाई बातें हैं। ये तो वैसे भी बंद कर दिए ना, तो फिर आप अगर हो भी जाए ये, अब अगर 90 दिन में भी कराएंगे तो वो अगर कराना चाहें तो मेरा ख्याल है कि इंतखाबात के जो नताइज होंगे वो मिलते जुलते इस किस्म के होंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने यूरोपीय ममालिक ने भी एक जो अपना कैलकुलेशन की है
अमेरिकी सफीर भी मिले हैं। सर इसके बारे में मैं पीजे सर की तरफ आ जाती हूँ। पीजे सर, आपको क्या लग रहा है, ये बात जो यूरोपीय ममालिक वाली नवीद चौधरी साहब करने लगे थे वो यही है कि अगर इंतखाबात नहीं होते फरवरी में या उससे आगे जाते हैं तो फिर इन ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के टर्म्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, हालात कशीदा हो सकते हैं, माशी बहरान पैदा हो सकता है संगीन। यूएस ले लें और यूरोप ले लें, ये बात तो बड़ी डेमोक्रेसीज की करते हैं, लेकिन जितनी वायलेशंस वहाँ भी होती हैं ना वो मुझे पता है। तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, द क्वेश्चन इज़ कि वो कहते हैं जी वी टेक इट वेरी सीरियसली, तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ के अंदर आप नहीं करवाने इलेक्शंस, ओके। लेकिन हमारे डायनामिक्स जो हैं ये रेयर है, आई वुड इवन से गो टू द एक्सटेंट ये यूनिक है। हमारी अपनी पॉलिटिक्स एक यूनिक है, नॉट हम कहते हैं हम बेसिकली ना तीतर हैं ना बटेर हैं। हम बात उधर की करते हैं, बीच में शरिया लॉ भी ले आते हैं, एंग्लो सैक्सन लॉ भी ले आते हैं, और हम हर जगह वो कहते हैं ना डोई फेरते रहते हैं। हमने देखना है कि कानूनी तौर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहाँ अपहोल्ड रखना है या नहीं रखना है, और ये जो फेलियर है ये किसका है। आप सीसीआई को नहीं ब्लेम कर सकते, उन्होंने एक अपना एक ओपिनियन दिया है, एक रूलिंग दी है जो कि मैं समझता हूँ साइड पे हो गई है। अब जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, एक रेफरेंस अगर प्रेसिडेंट फाइल करते हैं, ये एक और एक कानूनी लकूना बीच में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या करता है, तो ये एक खिचड़ी बन गई है। इस खिचड़ी को मैं समझता हूँ जल्द से जल्द हमें ठीक करना है। अगर हम इसको जल्द से जल्द ठीक नहीं करेंगे, फिर भी हम एक इंडिकेटर आ गया आपके पास कि अगर आपने इलेक्शन डिले कराए तो आपके जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल वो इफेक्ट होंगे, इंक्लूडिंग IMF। तो अगर आप इन रास्तों पे जाएंगे, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपके साथ नहीं चलेंगे और इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी होंगे। ठीक है जावेद साहब, आपको क्या लग रहा है, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन तो सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ बातचीत में भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है हो पाएगा सब अपने वक्त पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मेरे लिए बदकिस्मती ये है कि जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। ये इतनी खिचड़ी क्यों बनी हुई है? इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है। ये जो इतनी कंफ्यूजन हो रही है, ना सदर से मिलते हो ना कोई डेट देते हो। भाई आप डेट दो, आपने 90 डेज में नहीं कराने, 220 दिनों में करवाने, आप डेट दो। ऑलरेडी मुल्क की मैशत डूब रही है, मुल्क में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, महंगाई का तूफान है, गरीब बर्बाद हो रहा है। आप डेट दे के सारी कंफ्यूजन को खत्म करो। पहले आपने सर कर तो दी खत्म, इलेक्शन कमिशन ने वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने कोई डेट नहीं दी है या मार्च के पहले कोई डेट नहीं दी है। जावेद साहब आप बात तो सुने ना, नहीं उन्होंने तारीख दे दी है, जावेद साहब उन्होंने तारीख दे दी है, उन्होंने कहा है कि फरवरी का आखिरी हफ्ता और मार्च के पहले हफ्ते के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, ये दे दिए। कोई बात नहीं की अभी तक। उन्होंने कहा जी कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद करेंगे। पहली बात ये थी, इस जब PTI के 150 लोगों ने इस्तीफे दिए कौमी असम्बली के, तुमने क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? जब 2 असम्बलियां टूटी तुमने क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? क्यों नहीं डेट्स दी? यह है बदकिस्मती। और उससे भी बढ़ के हमारी सियासी जमातों की मुनाफिकाना सियासत का। आज पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है 90 डेज की, जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपके चीफ मिनिस्टर ने क्यों वोट दिया था मर्दमशुमारी पे? उस वक्त कंडीशन क्यों नहीं लगाई थी? आज आपको डिलिमिटेशन याद आ रही है। यह बदकिस्मती इस मुल्क के साथ इन सियासी जमातों ने और इन अदारों ने इस कौम के साथ भी जो खिलवाड़ किया उसका खमियाजा आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर। बात यही है, ये बात इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दी है कि इंतखाबात कब होने हैं, डिलिमिटेशन मुकम्मल होने के बाद जिसके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो सामने रखे और उसके बाद इसका फैसला हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अभी के लिए आपसे इजाज़त, अल्लाह के बाद।